विद फौजिया। आज का एपिसोड है आपकी स्माइल और उसकी हेल्थ के नाम। हमारे साथ हैं एक्सपर्ट डेंटिस्ट डॉक्टर विभूति जैन फ्रॉम PSRI हॉस्पिटल, जो शेयर करेंगे एसेंशियल टिप्स, मिथ बस्टिंग फैक्ट्स और सिंपल सॉल्यूशंस जो आपके दांतों को रखेंगे हेल्दी और शाइनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय डॉक्टर, हाउ आर यू? I'm very well, thank you. How are you, Fauziya? ऑल वेल। सो डॉक्टर, मेरा पहला सवाल ये है कि कौन से ऐसे एरियाज होते हैं जिन्हें ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है? एक्चुअली दांत के सारे ही एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हर सरफेस क्लीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली बाहर बाहर से साफ कर लो, आगे के दांत साफ कर लो, पीछे के नहीं करो। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू क्लीन ऑल टीथ एंड ऑल सर्फेसेस, इनसाइड सर्फेस, आउटसाइड सर्फेस, फ्रंट टीथ, बैक टीथ. So right technique, right brushing technique, if you are following, then and you are going systematically, then you will be able to clean all of them. डॉक्टर, माउथ वॉश यूज करना चाहिए? Mouthwash is adjunctive to toothbrushing. I would not say कि सिर्फ आप माउथ वॉश करो और ब्रशिंग को अवॉइड कर दो या फ्लॉसिंग को अवॉइड कर दो, ऐसा नहीं है. एंड माउथ वॉश मतलब ऐसा नहीं है कि आप रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली करते रहो. अगर आप हफ्ते में 1 दिन कर रहे हो, महीने में 1 वीक कर रहे हो या 4-5 दिन में एक बार ही कर रहे हो, दैट इज़ गुड एनफ एज एडजंक्टिव ट्रीटमेंट. ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ करना है, क्योंकि माउथ वॉश जो है वो हमारा मुंह का बैक्टीरियल फ्लोरा कम करता है. And there are some essential bacteria in our oral cavity and there are some pathological bacteria in our oral cavity. तो माउथ वॉश ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पैथोलॉजिकल और हार्मफुल बैक्टीरिया को ही अटैक करता है, वो जनरलाइज बैक्टीरियल फ्लोरा को कम करता है, रिड्यूस करता है उनकी पॉपुलेशन. सो अगर आपको कोई डिजीज़ है, इन्फेक्शन है, आपके डॉक्टर ने एडवाइस की है, तो आपको जितने ड्यूरेशन के लिए बताया आप उतने ड्यूरेशन के लिए यूज़ करो और वो स्पेसिफिक माउथ वॉश को यूज़ करो. लेकिन अगर आप ऐसी रूटीन हाइजीन मेंटेन करने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो लाइक वंस इन अ वीक कर लो आप यूज़, या मंथ में 1 हफ्ता यूज़ कर लो. यू कैन वर्क लाइक दैट. डॉक्टर, बेस्ट टूथपेस्ट कैसे चूज करें? एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इंग्रेडिएंट्स अगर बेटर होते हैं तो टूथपेस्ट फ़ायदा नहीं करता है. इट डेफिनेटली हेल्प्स. लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेजर रोल जो टूथपेस्ट का है दैट इज़ ओनली टू क्रिएट अ फोमिंग एनवायरनमेंट, जिससे कि जब हम ब्रश कर रहे हैं हम मैकेनिकली उसको प्लाक को रिमूव कर रहे हैं तो वो एफर्वेंसेंस से वो निकल जाए. ठीक है. लेकिन उसमें अगर हम कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे फ्लोराइड है, एंटी कैविटी टूथपेस्ट होते हैं, कुछ हमारे सेंसिटिविटी जैसे अगर किसी को होती है तो डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट होते हैं, तो दे हैव सम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हमारे दांतों के लिए वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. लेकिन किसी भी एक एक्टिव इंग्रेडिएंट का बेनिफिट लेने के लिए अगर आप 2 मिनट में ब्रश करोगे और रिंस कर दोगे तो वो टूथ सरफेस के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है. तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि जब आपको अगर डिसेंसिटाइजिंग फॉर एग्जांपल आपको टूथपेस्ट यूज़ करना है, तो आप ब्रश करिए जितना आपको टाइम लग रहा है, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, वट एवर टाइम यू आर टेकिंग. देन यू स्पिट इट आउट द एक्स्ट्रा फोम. लेकिन आप पानी से रिंस नहीं करिए. Leave it for at least 10 to 15 minutes so that that ingredient is absorbed in your tooth surface. एंड फिर वो आपके दांत के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ऐसी एनाटमी में चेंज लाएगा, जिससे कि दांत आपके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, डिसेंसिटाइज हो जाएंगे और हमारा नर्व पाथवे जो है वो ब्लॉक हो पाएगा. नहीं तो आपने सिर्फ 2 मिनट में ब्रश किया और रिंस कर दिया तो वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है. तो सबसे ज़्यादा जो लोग गलतियाँ करते हैं वो यही करते हैं कि वो सालों साल यूज़ करते रहते हैं डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट, स्टिल सेंसिटिविटी नहीं ठीक होती है. कारण यही है कि वो उसको छोड़ते नहीं है. यू हैव टू लीव इट फॉर इट टू बी एब्जॉर्ब्ड. वाइटनिंग टूथपेस्ट क्या सच में काम करता है? देखो, वाइटनिंग टूथपेस्ट ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता है, बट जनरली एज अ डेंटल प्रोफेशनल आई वुड नॉट रिकमेंड अ वाइटनिंग टूथपेस्ट. अगर आपको वाइटनिंग चाहिए, आप किसी अपने प्रोफेशनल डेंटिस्ट के पास जाओ, गेट अ कंसल्टेशन, गेट प्रोफेशनल वाइटनिंग डन rather than going for a whitening toothpaste, क्योंकि इट इज़ अ ईजी वे आउट. ठीक है. ईजी वे आउट जो है, कोई भी आप शॉर्टकट लेते हो तो किसी भी फील्ड के अंदर शॉर्टकट के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं. ठीक है ना. तो एडवांटेज है कि क्या कहते हैं, आपको चमकदार दांत मिल जाएंगे. लेकिन डिसएडवांटेज है कि कोई भी अगर वाइटनिंग टूथपेस्ट है तो उसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं, ठीक है, जो आपके दांतों को वाइट कर रहे हैं. उसमें कुछ एसिड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं विच कॉजेज द वाइटनिंग. या कोई माइल्ड अब्रेजिव्स डालते हैं टूथपेस्ट के अंदर, जिससे कि आपके दांत थोड़े से अब्रेड हो जाते हैं और सरफेस स्टेन्स थोड़े अब्रेड हो जाते हैं, उससे आपके दांत वाइट लगते हैं. लेकिन अगर आप ये वाइटनिंग टूथपेस्ट रेगुलरली लॉन्ग टर्म में आप यूज़ करेंगे
तो उससे आपका दांत का जो हेल्दी स्ट्रक्चर है, जो टूथ इनामल है, वो भी अपग्रेड हो जाता है, ठीक है. एंड दोज केमिकल्स कैन बी हार्मफुल फॉर योर गम्स एंड फॉर योर टीथ ऑल्सो. सो लॉन्ग टर्म में आई डोंट एडवाइज एंड जनरली आई डोंट रिकमेंड कि आप होम पे अपने घर में अपने आप से वाइटनिंग टूथपेस्ट यूज़ करो अनटिल एंड अनलेस आपके डेंटिस्ट ने, आपके प्रोफेशनल ने आपको एडवाइस किया है कि आप रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरेशन के लिए इसको यूज़ करें. डॉक्टर, सेंसिटिविटी टूथपेस्ट जो होते हैं, क्या वो इफेक्टिव होते हैं? डेफिनेटली इफेक्टिव होते हैं इफ़ यूज प्रॉपरली, लाइक आई टोल्ड यू, हाँ. है ना, कि आप यूज़ करिए. सेंसिटिविटी टूथपेस्ट, अगर आपको दांतों में सेंसिटिविटी है तो कारण जानना इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो विजिट योर डेंटिस्ट, आइडेंटिफाई करेंगे वो कि सारे दांतों में सेंसिटिविटी है, किसी स्पेसिफिक टूथ में सेंसिटिविटी है. अगर किसी स्पेसिफिक टूथ में सेंसिटिविटी है तो मोस्ट लाइकली वहाँ पे कोई कैविटी है, डीप कैविटी है, या गम में इन्फ्लेमेशन है, या कोई इन्फेक्शन है, तो उसका आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा. अगर सारे जनरलाइज दांतों में आपके सेंसिटिविटी है तो हो सकता है आपके में प्लाक है, कैलकुलस है, आपके गम रिसीड कर गए हैं, या आपने दांतों को बहुत विग्रसली ब्रश करके दांतों का स्ट्रक्चर इतना घिस दिया है कि आपकी जो इनर लेयर है वो बाहर आ गई है एंड इट इज़ सेंसिटिव. तो कारण जान लेंगे तब आप सेंसिटिविटी टूथपेस्ट, इफ़ इट इज़ एडवाइज्ड बाय योर डेंटिस्ट, तब आप उसे यूज़ करेंगे तो वो इफ़ेक्टिव होगा, डेफिनेटली इफ़ेक्टिव होगा. प्लस आपको सेंसिटिविटी टूथपेस्ट यूज़ करने से पहले आई वुड एडवाइस कि आप एक बार प्रोफेशनल क्लीनिंग कराओ, क्योंकि आपका टूथ सरफेस क्लीन होगा तो उसको ज़्यादा सरफेस मिलेगी एब्जॉर्ब करने के लिए. वो क्लीन सरफेस उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट को, जो जनरली फ्लोराइड होता है, स्टैनस फ्लोराइड होता है, या पोटेशियम नाइट्रेट होता है. तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, वो दांत के अंदर एब्जॉर्ब होगा, तो दांत का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो नर्व्स हैं जो सेंसिटिविटी कॉज कर रही हैं उसकी नर्व एंडिंग्स को ब्लॉक करेगा, उसको डिसेंसिटाइज करेगा. तो वो लॉन्ग टर्म में इट विल हेल्प. ऐसा नहीं है कि आपका 4 दिन में सेंसिटिविटी ठीक हो जाएगी. इट माइट टेक अ मंथ और 2 टू डिसेंसिटाइज. व्हेन द सेंसिटिविटी इज गॉन देन यू कम बैक टू योर रेगुलर टूथपेस्ट. तो डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट कुछ लोग होते हैं कि हमेशा यूज़ करते रहते हैं, तो लाइक अ मेडिसिन, कि अगर आपको किसी ने पेन किलर एडवाइस किया तो पेन चला जाएगा, तो यू विल नॉट हैव दैट पेन किलर. सेम वे डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट, जब आपकी सेंसिटिविटी चली गई है देन यू शुड कम बैक टू योर रेगुलर टूथपेस्ट, और आपको सालों साल नहीं यूज़ करना. सॉफ्ट या ब्रिसल ब्रश, क्योंकि हम टूथपेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब लेट्स टॉक अबाउट ब्रश. हाँ, सॉफ्ट और हार्ड ब्रश, विच इज़ बेटर? आइडियली सॉफ्ट ब्रिसल्ड ब्रश इज़ द बेस्ट. ठीक है, हम जब इफ़ वी आर क्लीनिंग विद द राइट टेक्निक, वी आर फॉलोइंग द राइट टेक्निक, और हम दिन में 2 बार ब्रश कर रहे हैं, प्लस दिन में एटलीस्ट 1 बार ही फ्लॉस कर रहे हैं, तो आपको हार्ड ब्रश या मीडियम ब्रश की ज़रूरत ही नहीं है. जो आपने खाना खाया है, वॉट एवर फूड यू आर कंज्यूमिंग, तो वो एक बहुत थिन ट्रांसलूसेंट सी लेयर बनाता है आपके टूथ सरफेस के ऊपर, जिसके अंदर हमारे बैक्टीरिया होते हैं, हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं, हमारा सलाइवा होता है, एसिड होता है, वो सब कुछ कंबाइन होके एक बहुत थिन सॉफ्ट डेलिकेट सी लेयर आपके दांत के ऊपर बन जाती है. ठीक है, तो उसको अगर आपने उसकी फॉर्मेशन को आपने हल्का सा हिला दिया ब्रश से, हर सरफेस पे जहाँ जहाँ वो लगी हुई है आपने ब्रश को टच करके थोड़ा सा वाइब्रेट कर दिया, तो वो डिसऑर्गेनाइज हो गया. तो इट विल नॉट ऑर्गेनाइज इनटू हार्ड टाटर और कैलकुलस. हार्ड टाटर और कैलकुलस पे वो तभी ऑर्गेनाइज होगी जब आप उसको 2-4 दिन तक आप उसको छुओगे ही नहीं, आप उसको मूव ही नहीं करोगे, आप उसको डिस्टर्ब ही नहीं करोगे, कि मतलब आपकी ब्रिसल वहाँ पहुँच ही नहीं पा रही है, तभी वो टाटर में कन्वर्ट होगी. नहीं तो अगर आप दिन में 2 बारी ब्रश कर रहे हैं तो देर इज़ नो वे कि आपको हार्ड ब्रश की या मीडियम ब्रश की ज़रूरत है. सॉफ्ट ब्रश इज़ गुड इनफ इफ़ यू आर यूजिंग द राइट टेक्निक, और आप सारी सर्फेसेस, सारे एरियाज को क्लीन कर रहे हो. डॉक्टर, कौन सा ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए? हमने ये बात कर ली, अब ब्रश कितनी देर तक करना चाहिए ये बता दीजिए. देखो, अगर जो मैं टेक्निक अपने पेशेंट्स को सिखाती हूँ, अगर वो आप रिलीजियसली अच्छे से कर रहे हो, तो आपको शुरू में व्हेन यू आर लर्निंग इन अ लर्निंग फेज, जब आपको वो टेक्निक नहीं आती है, तो हो सकता है आपको 10 मिनट भी लग जाए ब्रश करने में. ठीक है, बट व्हेन यू विल गेट अकस्टम टू इट, व्हेन यू मास्टर दैट टेक्निक, तो 3 to 5 मिनट्स में आपका ब्रशिंग हो जाएगा. बट लेस देन दैट आई डोंट थिंक सो कि वो पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप सारे दांतों की सारे सर्फेसिस कर रहे हो, प्रॉपर टेक्निक से कर रहे हो, सॉफ्ट ब्रश से कर रहे हो, हार्ड विग्रस स्ट्रोक्स नहीं यूज़ कर रहे हो, जेंटली कर रहे हो, तो इट टेक सम टाइम, यू हैव टू गिव इट सम टाइम. ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी घुमाया एंड इट्स नॉट. दिख रहा है, स्टार्ट फ्रॉम वन साइड ऑफ द आर्च, गो टू द ऑपोजिट साइड, देन inside surface, one side of the arch, go to the
opposite side. So what you need to do is keep your brush at an angle like this, not like this, like this. If you keep your brush like this, then you will see that these gum crevices that are there, if you are using a soft bristle brush, your bristles will go inside these crevices also. And you don't have to do vigorous scrubbing. Okay, you have to gently just move your brush to and fro at one position for around 15 times, and then just give it a slight rotation and then scoop it out. This is the technique that I tell my patients. Okay, then next 2 to 3 teeth, just vibrate, give it a rotation, scoop out, vibrate, give it a rotation, scoop out, around 15 times in one position like this. Whole arch, same way inside surface. Okay. Vibrate, rotate, scoop out, vibrate, rotate, scoop out. In front, maybe your brush doesn't come completely, brush head doesn't come like this, so you can use this surface. You just tilt, vibrate side to side and out, side to side and out. Chewing surface, just press a little and vibrate and it is done. Press, vibrate and it is done. Same way the upper teeth, keep it like this, vibrate, rotate and down, vibrate, rotate and down. Like this the whole arch, same way inside surface, vibrate and out. Front, if your brush is not coming like this, then you keep it like this, side to side and out. Chewing surface, same way, press, vibrate and it is done. A few things that you need to know is then that when you are brushing your back teeth, cheek surface, especially the cheek surface of your back teeth, what most people do is open their teeth wide and then try to take their brush to the back tooth. Okay, so if you open your mouth wide, your brush will not reach your last tooth because your cheek press against your teeth. So what you need to do is you close your mouth slightly like this. So see, your cheek will become loose. Then your brush will go to the last tooth, then you clean it. If you are opening wide, you will think that you have cleaned the last tooth, but you will not be able to reach that place. So that is good enough. And while selecting the brush also, you need to see that its head is not huge, it is not too big, the bristles are not zigzag, this way, that way. They are comfortable, smooth bristles, soft bristles, and flat and small, and preferably tapered at the tip so that it goes to the last. इलेक्ट्रिक ब्रश या मैनुअल, बेटर ऑप्शन क्या है? बेटर ऑप्शन इफ यू आर हेल्दी इंडिविजुअल, ठीक है, आपके हाथ ठीक हैं, यू हैव गुड डेक्सटेरिटी, आपको कोई न्यूरोलॉजिकल इशू नहीं है, कोई सिंड्रोम नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, देन डेफिनेटली मैनुअल ब्रशिंग with the right technique learned from a qualified dentist is advisable. Electric brush, mechanical brush, ये सब जो है, these are mostly for the people who are not able to do it on their own. ठीक है, who have some neurological issue, bedridden है, कोई attendant उनकी teeth cleaning कर रहा है, या syndrome वाले बच्चे हैं, hospital care में हैं, bed पे हैं, किसी life support system पे हैं, someone else is doing your cleaning, or you don't have good hand dexterity and you are not able to do it, then it is okay कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कि you use a electric brush or mechanical brush, because someone else will not be able to do it so nicely as you would do it yourself, है ना. लेकिन अगर आप healthy हो, अच्छे आपका उनकी कोई problem नहीं है, you can do it on your own, then it is not advisable. Reason being a simple reason, जैसे मैंने आपको बताया, soft bristle brush are better than hard brush, है ना. हार्ड ब्रश अगर आप यूज़ कर रहे हो या मीडियम भी अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो वो आपके दांत को कहीं ना कहीं अब्रेड करेगा, घिसेगा, ठीक है ना. टूथ स्ट्रक्चर को थोड़ा सा वो घिसेगा क्योंकि वो हार्ड है, ठीक है ना. तो अगर आप इलेक्ट्रिक ब्रश ले रहे हो और वो उसमें सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश लगा दें, तो इट विल फ्रे इन 4 days, मैक्सिमम 1 week, दे विल ऑल फ्रे इफ़ द ब्रिसल्स आर सॉफ्ट. मोटर से चल रहा है ना वो, तो वो बहुत जल्दी फ्रे कर जाएगा. तो जो भी मोटराइज, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक ब्रशेस हैं, उनमें मीडियम या हार्ड ब्रिसल्स ही होते हैं, उनमें सॉफ्ट ब्रिसल्स नहीं होते हैं. सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर अ हेल्दी इंडिविजुअल टू यूज़ अ इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल ब्रश. ब्रशिंग ट्वाइस डेली क्यों ज़रूरी है? देखो, ब्रशिंग ट्वाइस डेली, एक तो मैंने आपको बताया कि यू हैव टू ब्रेक द साइकिल ऑफ टार्टर फॉर्मेशन, ठीक है.
दूसरा क्या है कि इफ़ यू आर क्लीनिंग योर ब्रश इन द मॉर्निंग, ओके, दैट मीन्स जो भी आपका रात भर में आपका बैक्टीरिया, एसिड, सलाइवा जो भी एक्यूमुलेट हुआ है दांतों के ऊपर, वो सब आपने सुबह क्लीन कर दिया। रात को आप पूरा दिन में खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ कुछ कर रहे हो, ठीक है ना। तो रात में जब आप सोने जा रहे हो तो आपका दिन भर का जो भी आपका प्लाक इकट्ठा हुआ है, अगर आप वो रात को नहीं क्लीन करते हो, सुबह एक बारी अगर आप ब्रश नहीं करोगे, यू डोंट ब्रश आफ्टर वेकिंग अप इमीडिएटली फॉर एन आवर और सो, यू विल फॉरगेट कि आपने ब्रश किया या नहीं किया है। लेकिन अगर आपने रात को नहीं ब्रश किया, क्योंकि हमारी टंग मूवमेंट होती है, चीक मूवमेंट होती है, सलाइवा मूवमेंट होती है, उससे कुछ हद तक क्लीनिंग एक्शन हो जाता है, ठीक है ना। दांतों के अगेंस्ट हमारी टंग, चीक मसल्स, लिप मसल्स सब कुछ मूव करती है, हम बात करते हैं, तो हमारा कुछ हद तक क्लीनिंग एक्शन हो जाता है। तो आपको नहीं पता चलता कि आपने क्लीन किया है नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरा क्लीन हो जाता है। तो आपको क्लीन तो करना है जो रात भर का आपका डिपॉजिट है। लेकिन रात को अगर आप ब्रश नहीं कर रहे हैं तो आपने जो भी दिन भर में खाया है, कहीं कुछ चिपका होगा, कहीं कुछ अटका होगा, कुछ थोड़ा सा प्लाक बना होगा, तो उसको अगर आप 6 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, जितने घंटे भी आप सो रहे हो, इट इज़ योर माउथ इज़ लाइंग स्टिल एट वन पोजिशन, तो वो उसको उतना टाइम मिलता है दांत को अटैक करने के लिए, ठीक है। अगर एक जगह पे कहीं फूड पार्टिकल अटका हुआ है तो मुंह में जितने बैक्टीरिया दे एक्यूमुलेट ओवर दैट फूड पार्टिकल, वो उसको उसके ऊपर फीड करेंगे, दे प्रोड्यूस एसिड। वो एसिड भी अगर दिन में प्रोड्यूस हो रहा है तो सलाइवा सिक्रीशन से, या हमने पानी पी लिया, या हम बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उस जगह से मूव हो जाता है। इट डजंट स्टे एट वन पोजिशन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लेकिन रात में वो जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वहीं रहेगा, इट विल नॉट बी फ्लश्ड अवे, इट विल नॉट मूव। तो दैट मीन्स कि उसको 5-6 घंटे मिल रहे हैं दांत को अटैक करने के लिए, टूथ एनामल को अटैक करने के लिए, तो इट इज़ मोर हार्मफुल। तो वो दांत के अंदर ज़्यादा चांसेस है कि कैविटी कॉज करेगा। तो ब्रशिंग एट नाइट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ब्रशिंग इन द मॉर्निंग। लेकिन दिन में 2 बार ब्रशिंग ज़रूरी है टू ब्रेक द फॉर्मेशन ऑफ हार्ट कैलकुलस। बैड ब्रेथ के मेन रीजंस क्या होते हैं? बैड ब्रेथ के बहुत सारे रीजंस होते हैं। मेन जो डेंटल रिलेटेड रीजंस हैं वो एक तो है कि इफ़ यू आर नॉट क्लीनिंग योर टीथ प्रॉपरली, कहीं पे प्लाक बिल्डअप है तो बैक्टीरिया वहाँ एक्यूमुलेट हो जाते हैं, दे फीड ऑन द फूड पार्टिकल दैट इज स्टक समवेयर इन बिटवीन, और वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, सल्फर कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से मुंह से बैड स्मेल आता है। और कुछ कारण होता है कि कहीं आपके मुंह में पस पड़ी हुई है, इन्फेक्शन है, कहीं पे कोई कैविटी है जिसके अंदर फूड लॉजमेंट हो रहा है एंड वो फूड वहाँ पे पड़े पड़े ख़राब हो गया है, उसकी वजह से स्मेल आ रही है। या फिर कुछ ईटिंग हैबिट्स होती हैं, जैसे कि किसी ने अनियन गार्लिक खाया है, वाइन पिया है, अल्कोहल लिया है, उसकी वजह से भी बैड ब्रेथ आता है। कुछ लोगों को गैस्ट्रिक ट्रबल होता है, डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत रीगर्स होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है। बहुत सारे सिस्टमिक रीजंस भी होते हैं बैड ब्रेथ के। लेकिन जो आपके कंट्रोल में है, जिसको आप मेंटेन कर सकते हो, वो ये है कि आप अपना ओरल हाइजीन अच्छा रखो, दांत क्लीन रखो, प्लाक नहीं बनने दो, ट्राई एंड रिंस आफ्टर एवरी मील, वॉट एवर यू आर हैविंग, ट्राई टू रिंस योर माउथ। डॉक्टर, टीथ हेल्दी रखने के क्विक टिप्स? क्विक टिप्स यही है कि एक तो आप 2 बारी ब्रश करो, मिनिमम वंस अ डे आप फ्लॉसिंग करो, और अगर आपके दांतों के बीच में स्पेसेस हैं, इंटरडेंटल, कुछ लोगों के दांत खुल जाते हैं, गम्स नीचे चले जाते हैं, बोन नीचे चली जाती है, एंड देयर आर स्पेसेस इन बिटवीन टीथ, तो उनके लिए स्पेशल ब्रशेज आते हैं, इंटरडेंटल ब्रशेज। अब वो भी यूज़ करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ओकेजनली हफ्ते में 1 दिन कर लिया, महीने में 2-3 बार कर लिया, या कभी जब खाना फंसा है तो उसे निकालने के लिए आपने यूज़ कर लिया। तो आपको वो रोज़ रिलीजियसली यूज़ करना है, लाइक फ्लॉसिंग, अगर आपके दांतों के बीच में स्पेसेस हैं। प्लस कभी कभी आप वो कर लो, माउथ वॉश कर लो। प्लस आप रूटीनली डेंटल चेकअप्स करो कि एवरी 6 मंथली आइडियली आपको डेंटिस्ट से चेकअप कराना चाहिए। और कहीं कोई इनिशियल इशू है कि सपोज कैलकुलस है या कोई कैविटी है, जनरली क्या होता है कि लोग वेट करते हैं कि जब दर्द होगा तब डेंटिस्ट के पास जाएंगे। तो जब दर्द हो रहा है, दैट मीन्स द कैविटी इज ऑलरेडी इन एडवांस स्टेज। अगर आपको कैविटी को रूट कैनाल तक पहुंचने से या एक्सट्रैक्शन तक पहुंचने से बचाना है, एडवांस डिजीज से बचाना है, तो आपको इनिशियल स्टेज में ही उसको रिमूव कराना होगा। तो जब आप रूटीन चेकअप्स के लिए जाते रहते हैं तो डेंटिस्ट ने बताया एक छोटी कैविटी, आप उसकी फिलिंग करा लो, तो आपका बड़ी कैविटी नहीं बनेगी और आपको रूट कैनाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो आप रूटीनली चेकअप कराते रहो, क्लीनिंग करते रहो। अगर रूटीन में आप हैबिट डाल सकते हो कि वार्म सलाइन रिंस कर लो, कि थोड़ा सा गर्म पानी में थोड़ा सॉल्ट डाल के दिन में 1 बारी या 2 बारी अगर आप उससे ओरल कैविटी का रिंस कर लेते हो, तो थोड़ा बहुत कहीं कुछ फंसा है, कुछ अटका है, कुछ गम में इन्फ्लेमेशन आया है, तो वो साथ साथ सेटल हो जाता है। तो इट डजंट इंक्रीज कि आपका जिंजिवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस क्रिएट हो। तो ये सब हैबिट्स अगर आपका है, फ्लॉसिंग अगर आप कर रहे हो रोज रिलीजियसली, तो फ्लॉसिंग इज़ वेरी इफेक्टिव। लेकिन लोग आलकस करते हैं, फ्लॉस करते नहीं हैं। For flossing, you take approximately shoulder length of the floss, that is around 16 to 18 centimeter, and then wrap it around your middle fingers. Wrap it around your middle fingers, and then use your thumb or index finger to put the floss in. So you don't put too much of pressure, just gently wiggle it inside one contact and clean the crevice. Make a C and then clean the crevice, then bring it out. Then next space, gently go in and clean the crevice. You have to clean both the back tooth like a C and then the front tooth like a C, and then bring it out. That's all. कैविटीज और गम डिजीज से बचने के टिप्स। ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। एंड बहुत सारे लोग होते हैं बहुत शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं, ठीक है ना, कि फ्रीक्वेंटली दे आर आउटसाइड। आजकल बहुत चल रहा है एनर्जी ड्रिंक्स, कोलाज, मे बी इवन इफ यू आर टेकिंग अ लेमनेड ऑल्सो वेरी फ्रीक्वेंटली। फ्रूट जूसेस भी अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली ले रहे हो एंड उसके बाद आप रिंस नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। जो भी हमारे कैंड जूसेस हैं, चाहे वो आपका पोमोग्रेनेट जूस क्यों ना हो, उसमें शुगर है, ठीक है। आप फ्रूटी पी रहे हो, आप कोला पी रहे हो, आप कॉफ़ी पी रहे हो, आप टी पी रहे हो, वट एवर यू आर ड्रिंकिंग, बिस्किट खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, इट गेट्स स्टक, ठीक है। और खाने के बाद तो फिर भी कुछ लोग कर लेते हैं रिंस, लेकिन अगर कुछ ड्रिंक लिया है तो उसके बाद आई डाउट कि कोई रिंस करता है, वेरी रेयरली, ठीक है। तो अगर आपने कुछ भी शुगरी, इवन अगर आपने फ्रेश कोकोनट वाटर लिया है, दैट इज़ ऑल्सो स्वीट। अगर आपने मिल्क लिया, दैट इज़ ऑल्सो स्वीट। मिल्क विद शुगर भी अगर आप ले रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो स्वीट। तो आप कुछ भी शुगरी ले रहे हो तो यू हैव टू रिंस योर माउथ विथ प्लेन वाटर। ऐसा नहीं है कि हर वक्त लेके ब्रश पॉकेट में लेके घूम रहे हो और ब्रश कर करके दांत ही घिस लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन आप कुछ भी अगर स्वीट ड्रिंक्स ले रहे हो, कुछ भी शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ स्नैकिंग कर रहे हो, जस्ट रिंस योर माउथ। उससे आपका काफ़ी हद तक आपका प्रॉब्लम जो है कैविटीज़ का और कहीं फूड लॉजमेंट का, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। प्लस ट्वाइस ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, वो सब मैंने आपको बता ही दिया। इंटरडेंटल ब्रश, रूटीन डेंटल विजिट्स, आप डेंटिस्ट के पास जाओ, कोई प्रॉब्लम है तो उसको साथ साथ ठीक करो। डॉक्टर, हमने शुगरी ड्रिंक्स की तो बात कर ली, अब कुछ ऐसे फूड्स जो हमारे दांतों के लिए ख़राब हैं। ऐसे स्टिकी फूड्स जो होते हैं ना, जैसे कि कैंडीज़ होते हैं कुछ कुछ जो चिपक जाते हैं, कुछ डेजर्ट्स होते हैं जो बिल्कुल चिपक जाते हैं दांतों में, ये सब चीज़ें जो हैं वो दांतों के लिए हार्मफुल होते हैं। तो क्या हम ये मान के चले कि शुगर जो है वो हमारे दांतों को खराब करने का मेन रीज़न है? शुगर, हाँ, काफ़ी हद तक, क्योंकि मेन जो बैक्टीरिया फीड करते हैं वो शुगर, स्टार्ची फूड्स, कार्बोहाइड्रेट्स इसी पे फीड करते हैं। और जब बैक्टीरिया उस पर फीड करते हैं तो एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। वो एसिड हमारे टूथ इनामल को अटैक करता है और वो दांत में कैविटी क्रिएट करता है। तो अगर आप फ्रीक्वेंटली इन बिटवीन मील्स आप शुगरी ड्रिंक, स्नैकिंग, ये सब कुछ नहीं करोगे तो आपका काफ़ी हद तक, अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हो, हेल्दी डाइट ले रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, फाइब्रस फूड खा रहे हो, जो दांतों को जिनको चू करने के लिए उसके अगेंस्ट वो रब हो रहा है, लाइक यू आर हैविंग सम फाइब्रस फ्रूट, यू आर हैविंग एप्पल और क्यूकम्बर, तो इट इज़ रबिंग अगेंस्ट योर टीथ, तो वो कुछ हद तक दांत को क्लीन कर रहा है, वो दांतों में फंस नहीं रहा है, स्टक नहीं हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें अगर आप खा रहे हो, हेल्दी डाइट ले रहे हो, न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हो, और प्लस यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। बहुत सारे लोग पानी नहीं पीते हैं, ड्राई माउथ से भी कैविटीज़ होते हैं, लोग ये जानते नहीं हैं,
ठीक है, पूरा पूरा दिन लोग पानी नहीं पीते, काम करते रहते हैं कि कुछ लोगों का प्रोफाइल ऐसा होता है कि सिर्फ टी कॉफ़ी पीते रहते हैं, हाँ। पानी पीते ही नहीं है। जब प्यास लगी तो तभी पीते हैं, हाँ। तभी पीता है, या फिर बहुत टाइम हो जाता है कि दिन में एक बार रात में घर घुसे तब पानी पिएंगे। तो सम पीपल हु आर ट्रैवलिंग और फॉर वॉट एवर रीजन्स, तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। अगर आपका ओरल म्यूकोसा ड्राई है, आपके लिप्स ड्राई हैं, आपकी टंग ड्राई है, ओरल टिश्यूज ड्राई हैं, मुंह के अंदर सलाइवा नहीं है, सलाइवा सिक्रीशन ऑटोमेटिकली, जैसे कि बॉडी जब स्वेट भी प्रिजर्व कर लेती है तो सलाइवा भी प्रिजर्व कर लेती है। सलाइवा सिक्रीशन कम हो जाता है अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, तो उसमें ज़्यादा सलाइवा नहीं सिक्रीट होगा। ड्राइनेस अगर रहेगी तो ड्राई माउथ से सलाइवा के बहुत सारे रोल्स हैं कैविटी प्रोटेक्शन में, टीथ प्रोटेक्शन में, कैविटी फॉर्म होने से रोकने में। उसके अंदर हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ हमारे फाइट करने के लिए, बैक्टीरिया को फाइट करने के लिए एजेंट्स होते हैं। तो अगर सलाइवा नहीं है तो वो सारा हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो ख़त्म हो जाता है, तो कैविटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। डॉक्टर, क्या डेंटल क्लीनिंग से कैविटीज और गम डिजीज प्रिवेंट होते हैं? डेंटल क्लीनिंग से इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर गम डिजीज़ देन कैविटीज़, बट इनडायरेक्टली उससे कैविटीज़ भी प्रिवेंट होते हैं। क्योंकि प्लाक अगर हम हटा देते हैं तो प्लाक एक ही जगह पर बहुत समय तक रहेगा, तो उसके नीचे अंडरमाइनिंग होके कैविटी बन जाती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे डिपॉजिट्स हैं वो ज़्यादा नुकसान हमारे गम्स को पहुंचाते हैं। गम्स में इन्फेक्शन हो जाता है, गम्स के इमीडिएटली नीचे हमारी सपोर्टिंग बोन होती है जिसने दांत को पकड़ा हुआ है। तो हमारी जब बोन इन्फेक्ट हो जाती है तो बोन हमारी गलना शुरू हो जाती है, बोन लॉस होना शुरू हो जाता है, तो बोन स्टार्ट्स गोइंग डाउन, योर गम स्टार्ट्स गोइंग डाउन एंड योर रूट्स स्टार्ट कमिंग आउट। तो गम डिजीज़, पेरियोडोंटाइटिस बचाने के लिए डेंटल क्लीनिंग्स आर एसेंशियल। डॉक्टर, ओरल हाइजीन में लोग क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं? ओरल हाइजीन में बहुत सारे लोग, एक तो 2 बार तो ब्रश बहुत कम लोग करते हैं, हाँ। ठीक है। बहुत सारे लोग दे डोंट इवन ब्रश ट्वाइस अ डे। कुछ लोग टंग क्लीनिंग नहीं करते हैं, या टंग क्लीनिंग करते हैं तो वो बहुत हार्ड वाले मेटल वाले टंग क्लीनर से वो पूरे पैपला ही उड़ा देते हैं, उसे स्क्रब कर करके घिस घिस के, ठीक है। तो टंग के ऊपर पैपला है तो उनकी ज़रूरत है, इसीलिए टंग के ऊपर पैपला है, ठीक है। उनका भी एक रोल है टंग के ऊपर। तो आप अगर बहुत हार्ड मेटल टंग क्लीनर से अगर टंग क्लीन करोगे तो वो आपकी छिल जाएगी टंग, आपके पैपला ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के वो उड़ जाते हैं पैपला, ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ओरल हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है, लेकिन बहुत विगरसली, बहुत एग्रेसिवली नहीं। राइट टेक्निक इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट इंस्ट्रूमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, कि आप टंग जेंटली, आजकल ब्रशेस, कुछ ब्रशेस के पीछे भी टंग क्लीनर आता है, या किसी सॉफ्ट ब्रश से भी आप जेंटली टंग को और पैलेट को क्लीन कर सकते हो। आप इंटरडेंटल ब्रश जो मैंने बताया वो आप रेगुलरली यूज़ करो अगर आपको ज़रूरत है तो। अगर आपको क्या कहते हैं प्रोफेशनल क्लीनिंग की ज़रूरत है और आप सोचो कि मैं अपने आप ही घिस घिस के दांतों के स्टेन्स और कैलकुलस हटा लूँगा, तो आपके स्टेन्स कैलकुलस नहीं हटेंगे, पर आप अपने गम्स को और आपके दांतों को नुकसान पहुँचाओगे, और हमारा टूथ का इनामल जो है वो एब्रेड हो जाएगा, और गम्स में हमारे ट्रॉमेटाइज होके गम्स नीचे चले जाएंगे, रिसेशन हो जाएगा, जिंजिवाइटिस हो जाएगा। तो ये सब इश्यूज़ होते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं कि लोग प्रॉपर टेक्निक से ब्रशिंग करना, सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना और फ्लॉसिंग करना फॉलो करें, टंग क्लीनिंग करें, पैलेट क्लीनिंग करें, रेगुलरली रिंस करते रहें, कुछ भी खा पी रहे हैं उसके बाद माउथ रिंस करते रहें, एंड रेगुलर डेंटल विजिट्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रूटीन डेंटल केयर। डॉक्टर, टीथ अलाइनर्स और वाइटनिंग किट्स क्या सेफ हैं? Teeth aligners and whitening treatment are safe if done by a professional in a dental clinic, in a dental setup, in a dental office. Okay. जो होम क्लीनिंग, होम अलाइनर्स आजकल कुछ लोग डिलीवर कर रहे हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि दांतों की जो पोजीशन है, ठीक है, इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर होल फेस क्रेनियोफेशियल स्ट्रक्चर। हमारे दांत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दांतों की पोजीशन अगर हम चेंज कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारे जॉइंट पे आता है, ठीक है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पे आता है उसका इम्पैक्ट, हमारे ये जो मसल्स हैं मैस्टिकेशन के उसके ऊपर आता है, हमारी टंग पोजीशन के ऊपर आता है उसका इम्पैक्ट, ठीक है, प्लस हमारे एयरवे के ऊपर आता है जो बहुत लोगों को नहीं पता है। हम जो सांस ले रहे हैं ना, जो स्मूथली अंदर जा रही है बाहर आ रही है,
अगर आपकी ऑक्लूजन ठीक नहीं है, अगर आपकी एनाटमी करेक्ट नहीं है, आपका जॉ की पोजीशन करेक्ट नहीं है, तो आपकी जो ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स हैं वो भी डेवलप हो सकते हैं. दीज थिंग्स पीपल डोंट अंडरस्टैंड. अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट अनगाइडेड कर रहे हो, अनमॉनिटर्ड कर रहे हो, अपने आप से कर रहे हो, तो आपको थोड़ी नॉलेज है कि ये कहाँ होना चाहिए, इस दांत की कौन सी पोजीशन है, मेरी ऑक्लूजन प्रॉपरली अचीव हुई या नहीं हुई. 1 साल के लिए किसी ने एक पैकेट बना के आपको अलाइनर्स का दे दिया कि आपको 15-15 दिन में बदल रहे हैं, लेकिन 15 दिन में वो ट्रीटमेंट अचीव नहीं हुआ जो उसने सोचा था अलाइनर्स बनाते वक्त. किसी की मूवमेंट स्लो होती है. हम क्लिनिक में जब ट्रीटमेंट करते हैं, किसी के दांत जो है 1 महीने में हिलते हैं, किसी के 3 महीने में हिलते हैं. सेम मूवमेंट 3 महीने में होती है. एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट. हर एक की मूवमेंट्स आर डिफरेंट. तो आप एक बारी में साल भर का ट्रीटमेंट प्लान करके उसको दे दो, वो बहुत रेयरली पॉसिबल होता है. ठीक है. कुछ कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं, जैसे कि यूएस के ब्रांड्स हैं, बाहर की कंपनीज हैं, लेकिन वो भी आई वुड एडवाइज इट शुड नॉट बी डन ऑन योर ओन. रेगुलर अगर आप हर महीने नहीं डेंटिस्ट के पास जा सकते, 2 महीने में 3 महीने में आप डेंटल प्रोफेशनल से उसको मॉनिटर करवाएं. ठीक है. ऐसे नहीं कि आप खुद से ही पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म कर लो. तो उसमें तो आपने पूरी एनाटमी अगर चेंज कर दी, ऑक्लूजन चेंज कर दी, डिस्टर्ब कर दी, तो उसको ठीक कराने के लिए फिर आपको और 2 साल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा. और हो सकता है कि वो कितना करेक्टेबल है या नहीं है वो भी कहना मुश्किल है. तो यू शुड नॉट, आई वुड नॉट एडवाइज अलाइनर्स. दूसरी चीज़ है वाइटनिंग. वाइटनिंग में जनरली जो होता है कुछ कुछ एसिड्स होते हैं जो वाइटनिंग किट्स होती हैं. तो टीथ वाइटनिंग टूथपेस्ट तक ठीक है कि ओकेजनली आपने यूज़ कर लिया, थोड़ा बहुत दिन किसी ने आपको एडवाइस किया, आपने यूज़ कर लिया, दैट इज़ स्टिल एक्सेप्टेबल. लेकिन आप वाइटनिंग किट्स बिना किसी की गाइडेंस के, कि अगर किसी डेंटिस्ट ने आपके साइज से ट्रे बना के दिया है, आपको आपके हिसाब से जेल दिया है कि आप ये जेल इतनी क्वांटिटी में इतने समय के लिए लगाएं, दैट इज़ ओके कि यू कैन डू इट एट होम. लेकिन अगर आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करके या मार्केट से कुछ खरीद के आप खुद से आप कर रहे हो, तो यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर गम्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज़. क्योंकि अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते हो तो वो जिंजाइवल बैरियर लगाते हैं आपकी गम्स की प्रोटेक्शन के लिए, ब्लीचिंग एजेंट लगाने से पहले. ठीक है. हो सकता है कि आपकी ऑनलाइन जो आपने ऑर्डर किया उसमें सारी चीज़ें हों, पर आपको उसे लगाना भी तो आना चाहिए ना. यू आर नॉट ट्रेन टू अप्लाई दैट. तो जनरली आई वुड से कि अगर आपको वाइटनिंग चाहिए, इट्स नॉट अ ह्यूज इशू ना. किसी भी डेंटल ऑफिस में जाओ एंड डू इट अंडर अ गाइडेंस. हो सकता है आपके दांत बहुत सेंसिटिव हो, आपका वाइटनिंग करा के और सेंसिटिविटी बढ़ जाए और कोई प्रॉब्लम बढ़ जाए, तो किसी की गाइडेंस में करोगे तो वो आपको बता देंगे कि योर एनामल इज थिन, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर यू, या इट इज़ एडवाइजेबल फॉर यू, और इसके साथ आपको ये टूथपेस्ट, ये माउथ वॉश, ये प्रिकॉशंस लेने हैं. तो इट हैज़ टू बी डन अंडर गाइडेंस, नॉट ऑन योर ओन. टूथ डीके के लिए कोई होम ट्रीटमेंट है क्या? टूथ डिके फास्ट प्रोग्रेस ना करे, उसके लिए यू कैन डू अ गुड, मेंटेन अ गुड ओरल हाइजीन, एंड यू कैन reduce your sugar intake, you can reduce your sugary drinks. बट टूथ डिके बिना कैविटी क्लीनिंग के ट्रीट नहीं हो सकता. ठीक है. हो सकता है उसकी प्रोग्रेस आप थोड़ा सा स्लो डाउन कर सको बाय कंट्रोलिंग योर शुगर इनटेक और द ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस. लेकिन एक बार ही डिके आ गया है, तो जब तक हम उस डिकेड पोर्शन को कट करके रिमूव नहीं करते और उस जगह को फिल नहीं कर देते किसी आर्टिफिशियल फिलिंग मटेरियल से, तब तक डिके की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है. आप कुछ भी होम रेमेडी कर लो, इट विल नॉट बी सॉल्व. उसके लिए आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा. तो विजडम टूथ एक्सट्रैक्ट कराना ज़रूरी है? विजडम टूथ एक्सट्रैक्ट कराना हमेशा ज़रूरी नहीं है, बट इफ़ इट इज़ कॉजिंग एनी ट्रबल, अगर वो फुल ऑक्लूजन में, प्रॉपर फॉर्म एंड फंक्शन में है, प्रॉपर अलाइनमेंट में है, जो बहुत रेयरली होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका बड़ा जॉ साइज होता है एंड सारे दांत अलाइनमेंट में होते हैं, विजडम टीथ भी प्रॉपर अलाइनमेंट में होता है, फुली इरप्टेड होता है, एंड इट इज़ फंक्शनल ऑल्सो, इट इज़ हेल्पिंग इन चूइंग ऑल्सो, देन देर इज़ नो नीड टू रिमूव. ठीक है. प्लस अगर विजडम टीथ आपका अंदर बोन में साइलेंट पड़ा हुआ है, कुछ कर ही नहीं रहा है, सिर्फ एक्सरे में आपको दिख गया है कि विजडम टीथ है, बट इट इज़ लाइंग साइलेंट, इट इज़ नॉट कॉजिंग एनी ट्रबल, तो भी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर वो टेढ़ा मेढ़ा निकला हुआ है, इट इज़ इम्पैक्टेड, इट इज़ कॉजिंग यू ट्रबल, इट इज़ कॉजिंग इन्फ्लेमेशन अगेन एंड अगेन, इट इज़ कॉजिंग प्रेशर ऑन अदर टीथ, जिसकी वजह से पुश करके बाकी दांतों के अंदर मैल ओक्लूजन क्रिएट कर रहा है, क्राउडिंग क्रिएट कर रहा है, इरेगुलरिटीज़ क्रिएट कर रहा है, या किसी उसके एडजेसेंट टूथ के अंदर उसकी वजह से कैविटी हो रहा है,
then you need to remove. Thank you so much, doctor, for joining us and for this insightful session. And I'm sure, guys, अब आपके पास perfect dental care plan होगा. So keep smiling and stay healthy.